तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आ गया है खबरों का सबसे महा कड़क अंदाज। आप देख रहे हैं एमकेटी न्यूज। यहां खबरें बोरिंग नहीं बल्कि बिल्कुल एमकेटी यानी महा मस्त कड़क और तूफानी होती है। चाहे शहर की हलचल हो या दुनिया का शोर, हम लाते हैं आपके लिए वो हर बात जो आपको रखेगी सबसे आगे और सबसे अपडेट, क्योंकि एमकेटी न्यूज का मतलब ही है खबरें आपके अंदाज में। तो अगर आप भी चाहते हैं हर बड़ी खबर का मजा लेना, तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टीम में शामिल हो जाइए और अपनी राय नीचे कमेंट में जो है लिखकर हमें जरूर बताइए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का धमाका, सिर्फ और सिर्फ एमकेटी न्यूज पर। कफ सिरप केस में अखिलेश यादव पर सीएम योगी का हमला बोले, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे। उत्तर प्रदेश में कफ सिरप मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। शीतकालीन विधानसभा सत्र से पहले सीएम योगी ने कहा कि शुरुआती जांच में गिरफ्तार आरोपियों के संबंध सपा से सामने आए हैं। मामले की जांच राज्य स्तरीय एसआईटी कर रही है और आगे अवैध लेन देन की परतें भी खुल सकती है। सीएम योगी ने कहा कि सपा प्रमुख बार बार बयान दे रहे हैं, लेकिन स्थिति वही है, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। उन्होंने बताया कि जहरीले कफ सिरप की अवैध बिक्री और तस्करी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सीएम ने भरोसा दिलाया कि जांच में सच्चाई सामने आएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। भारतीय नौसेना बंगाल की खाड़ी में लंबी दूरी की समुद्री मिसाइल के परीक्षण की तैयारी कर रही है। इसके लिए अब्दुल कलाम द्वीप के पास 24 दिसंबर 2025 को नो फ्लाई जोन घोषित करते हुए नोटम जारी किया गया है। नोटिस के अनुसार मिसाइल की भारतीय सह देखी संभावित रेंज करीब 3240 किलोमीटर होगी। इससे पहले यह परीक्षण चीनी रिसर्च जहाजों की मौजूदगी के कारण टाल दिया गया था। रक्षा सूत्रों के मुताबिक यह टेस्ट भारत की समुद्री स्ट्राइक क्षमता और न्यूक्लियर ट्रायड को और मजबूत करेगा। क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच यह परीक्षण रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए ग्राफ 40 सिर्फ बीएस 6 वाहनों की एंट्री और नो पीयूसी नो फ्यूल जैसे सख्त कदम उठाए गए। गुरुवार को बड़े पैमाने पर चालान कटे, कई गाड़ियां वापस लौटाई गईं, फिर भी हालात नहीं सुधरे। शुक्रवार को दिल्ली का ओवरऑल AQI 387 के ऊपर दर्ज किया गया, जो गुरुवार के 373 से भी ज्यादा है। वर्क फ्रॉम होम और ट्रैफिक पाबंदियों का असर सीमित रहा, कई इलाकों में जाम भी दिखा। हालांकि नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान का असर यह रहा कि एक दिन में 45,000 से ज्यादा पीयूसी बने। सरकार मान रही है कि प्रदूषण एक दिन में नहीं घटेगा और इसके लिए लंबे समय तक सख्त कदम जरूरी होंगे। मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची से करीब 25 लाख नाम हटाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक जांच में बड़ी संख्या में मृत, डुप्लीकेट और अधूरी जानकारी वाले मतदाता पाए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार करीब 8.5 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, जबकि लगभग 9 लाख लोगों ने 2003 से जुड़ी जरूरी जानकारी नहीं दी। इसके अलावा 2.5 लाख मतदाताओं के नाम 2 अलग अलग जगह दर्ज मिले हैं। राज्य में कुल 5,76,00,000 से ज्यादा गणना पत्रक जमा हुए थे। आयोग 23 दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची जारी करेगा, जिसके बाद दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। अधूरी जानकारी देने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे। आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस वक्त नया विवाद खड़ा हो गया जब सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा ने कथित तौर पर भगवान राम को मुस्लिम बताया। उनके इस बयान का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने कड़ा हमला बोला और इसे हिंदू धर्म का अपमान करार दिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि टीएमसी नेताओं को हिंदू आस्था पर हमला करने की आदत हो गई है और यह बयान जानबूझकर भावनाएं आहत करने वाला है। वहीं मदन मित्रा ने सफाई देते हुए कहा कि उनका मकसद हिंदू धर्म पर हमला नहीं, बल्कि बीजेपी नेताओं की धार्मिक समझ पर सवाल उठाना था। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी नेता भगवान राम को लेकर उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए। बयान के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है और दोनों दल आमने सामने आ गए हैं।
उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलेगा। 5 दिवसीय सत्र में सरकार 8 अध्यादेशों को कानून बनाने वाले विधेयक और पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। हालांकि पहले दिन से ही सदन के गरमाने के आसार है। विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सरकार का कहना है कि वह हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, जबकि विपक्ष इसे वोट काटने की साजिश बता रहा है। सत्र को देखते हुए विधानसभा परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। संसद के शीतकालीन सत्र में मनरेगा की जगह VBG रामजी बिल पेश होने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर गरीबों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मनरेगा करोड़ों गरीबों के लिए जीवन रेखा है और इसे हटाकर नया कानून लाना उन्हें कमजोर और गुलाम बनाने की साजिश है। खड़गे ने चेतावनी दी कि जैसे 3 कृषि कानूनों को जन आंदोलन के दबाव में वापस लेना पड़ा था, वैसे ही इस बिल को भी सरकार को वापस लेना होगा। कांग्रेस का आरोप है कि गांधी का नाम हटाना भी राजनीतिक सोच का हिस्सा है। विपक्ष ने साफ किया कि इस बिल के खिलाफ संसद से सड़क तक संघर्ष किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को लेकर परामर्श समिति की 3री बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस पढ़ाई को छात्र केंद्रित और व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार बनाने पर है, ताकि बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी सीधा लाभ मिल सके। मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल शिक्षा में AI को धीरे धीरे शामिल किया जा रहा है। छोटी कक्षाओं से ही कंप्यूटेशनल थिंकिंग और AI की समझ विकसित की जा रही है, जबकि माध्यमिक स्तर पर AI को स्किल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जा रहा है। दीक्षा 2E जादुई पिटारा और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए व्यक्तिगत पढ़ाई, करियर गाइडेंस और शिक्षण गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू सख्त कदमों का असर जमीन पर दिखने लगा है। गुरुवार को राजधानी में की गई व्यापक मॉनिटरिंग के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया कि सरकार के निर्देशों से सड़कों पर वाहनों की संख्या सामान्य के साथ करदारा गए की दिनों से कम रही। ग्रैब 4 के तहत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की 210 प्रवर्तन टीमों ने संयुक्त अभियान चलाया। बिना PUC वाले वाहनों पर 3746 चालान और ग्रैब नियमों के उल्लंघन पर 397 चालान किए गए। NPR सिस्टम से भी सख्त निगरानी रखी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग खुद PUC बनवाते नजर आए, जो जागरूकता का संकेत है। सरकार ने 50% वर्क फ्रॉम होम, नो PUC, नो फ्यूल और गैर BSVI वाहनों पर रोक जैसे आदेशों के प्रभावी पालन का दावा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया है। यह सम्मान भारत ओमान संबंधों को मजबूत करने में PM मोदी के असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए दिया गया। सम्मान स्वीकार करते हुए PM मोदी ने इसे भारत और ओमान के बीच सदियों पुरानी मित्रता को समर्पित किया और कहा कि यह 1.4 अरब भारतीयों और ओमान की जनता के बीच आपसी विश्वास और स्नेह का प्रतीक है। इस दौरे में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, जिसमें व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने वाले समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। यह सम्मान ऐसे समय मिला है जब दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। PM मोदी को अब तक यह 29वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। हिजाब विवाद के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने आशंका जताई है कि कुछ असामाजिक और आपराधिक तत्व CM को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद बिहार के पुलिस के DGP समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर मुख्यमंत्री का सुरक्षा घेरा मजबूत करने का फैसला लिया। यह कदम उस घटना के बाद उठाया गया जब नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के हिजाब को
लेकर विवाद खड़ा हुआ था। विपक्ष ने सीएम पर निशाना साधा, जबकि एनडीए नेताओं ने उनका बचाव किया। वहीं महबूबा मुफ्ती और एआईएमआईएम ने इसे मुस्लिम महिलाओं के सम्मान से जुड़ा मुद्दा बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। पंजाब के जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों में आम आदमी पार्टी ने करीब 70% सीटें जीतकर बड़ी सफलता हासिल की है। नतीजों के बाद अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसे सरकार के 4 साल के कामकाज पर जनता की मुहर बताया। केजरीवाल ने कहा कि यह एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी का साफ संकेत है। नशे के खिलाफ सख्त अभियान, 25,000 से ज्यादा तस्करों की गिरफ्तारी, 55,000 से अधिक सरकारी नौकरियां, किसानों को दिन में 8 घंटे बिजली, 90% परिवारों को फ्री बिजली, 43,000 किमी सड़कों का निर्माण और मोहल्ला क्लिनिक जैसे फैसले जीत के बड़े कारण बने। भगवंत मान ने विपक्ष के धांधली आरोप खारिज करते हुए कहा कि आप विकास के मुद्दों पर आगे भी चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस ने शीर्ष नेतृत्व के सामने एकला चलो का प्रस्ताव रखा है। बंगाल कांग्रेस का मानना है कि लेफ्ट के साथ गठबंधन से अब कोई खास से 12 सारी के साथ गठबंधन है। बंगाल के बाद भी राजनीतिक फायदा नहीं मिल रहा। हालांकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी अब भी लेफ्ट गठबंधन के पक्ष में है। प्रदेश इकाई ने साफ किया है कि अगर गठबंधन होता है तो वह 50-50 सीटों के फॉर्मूले पर ही होगा, जबकि पहले यह अनुपात 2.1 रहा है। कांग्रेस 100 से 125 सीटों पर गंभीरता से चुनाव लड़ने की तैयारी में है और मालदा, मुर्शिदाबाद व कूच बिहार जैसे इलाकों में मजबूती का दावा कर रही है। अंतिम फैसला स्टेट पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के बाद होगा। महाराष्ट्र के मंत्री माणिकराव कोकाटे को धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद मंत्री पद से हटा दिया गया है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेज दिया, जिसे मंजूरी मिल गई। कोकाटे पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी कोटे से फ्लैट हासिल करने का आरोप था। निचली अदालत की 2 साल की सजा को सत्र न्यायालय ने भी बरकरार रखा है, जिसके बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। फिलहाल कोकाटे मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती है, लेकिन नासिक पुलिस की टीम मुंबई पहुंच चुकी है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। यह मामला महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा झटका माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लोक सेवा आयोग में बड़े घोटालों का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों के विज्ञापनों में पिछड़ा वर्ग को उनके हक के मुताबिक सीटें नहीं मिल रही और आरक्षण में खुली धोखाधड़ी हो रही है। अखिलेश ने खाद की किल्लत, एसआईआर को वोट काटने की साजिश, बुलडोजर कार्रवाई में पीडीए वर्ग को निशाना बनाए जाने और कोडीन सिरप घोटाले का भी मुद्दा उठाया। प्रदूषण पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब है कि लखनऊ में क्रिकेट मैच तक नहीं हो सका। उन्होंने चुनाव आयोग और सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा राजनीतिक ऐलान करते हुए राज्य की ग्रामीण रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को वीबीजी रामजी बिल से बदलने की कोशिश और उससे महात्मा गांधी का नाम हटाने के विरोध में लिया गया है। गुरुवार को बिजनेस और इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान नहीं कर रहे, जो शर्मनाक है। उन्होंने सीधे बीजेपी का नाम लिए बिना केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि बंगाल में गांधी जी के विचारों और गरीबों के हक की रक्षा की जाएगी। ममता ने साफ किया कि राज्य सरकार रोजगार और सामाजिक न्याय से कोई समझौता नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर अभियान को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यह एसआईआर नहीं बल्कि एनआरसी है और इसके बहाने वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश हो रही है। अखिलेश ने दावा किया कि नोटिस लोगों तक पहुंचे बिना ही वोट काटे जा रहे हैं और पिछड़े वर्गों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है। अखिलेश ने कफ सिरप मामले में सरकार पर माफिया को बचाने, किसानों को खाद न मिलने,
बेरोजगारी बढ़ने और प्रदूषण के चलते मैच रद्द होने जैसे मुद्दों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीडीए समाज पर बुलडोजर चलता है, लेकिन बड़े गिरोहों पर कार्रवाई नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्कट में भारतीय समुदाय और छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की विविधता हमारी संस्कृति का सबसे मजबूत आधार है। उन्होंने कहा कि हर दिन, हर मौसम और हर परंपरा भारत को एक नया रंग देती है और यही वजह है कि भारतीय बारधारा को कोई कर रहे हैं, दुनिया में कहीं भी रहे विविधता का सम्मान करते हैं। पीएम मोदी ने ओमान में भारतीय स्कूलों के 50 साल पूरे होने पर समुदाय को बधाई दी और कहा कि शिक्षा भारत ओमान रिश्तों को और मजबूत कर रही है। उन्होंने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, 8% से अधिक विकास दर और आत्मनिर्भर भारत के विजन का जिक्र किया। पीएम मोदी ने ओमान के सुल्तान का धन्यवाद करते हुए कहा कि भारत ओमान साझेदारी भविष्य के लिए तैयार है। भगवान राम पर बयान से फिर विवादों में टीएमसी विधायक मदन मित्रा, जानिए पूरा राजनीतिक प्रोफाइल। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने भगवान राम को मुसलमान बताने वाला बयान दिया, जिसके बाद राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। बीजेपी ने इसे हिंदू आस्था पर हमला बताते हुए टीएमसी पर तीखा वार किया है। मदन मित्रा दक्षिण कोलकाता के जमींदार और कारोबारी परिवार से आते हैं और उन्होंने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की थी। बाद में वह ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और 2011 में कमरहाटी से विधायक बने। ममता सरकार में उन्हें मंत्री भी बनाया गया, लेकिन शारदा चिटफंड घोटाले में नाम आने के बाद पद छोड़ना पड़ा। गैंगरेप मामलों पर विवादित टिप्पणियों, पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप और नारदा स्टिंग केस में गिरफ्तारी के चलते भी वह सुर्खियों में रहे। हालिया बयान ने एक बार फिर उनकी विवादित नेता की छवि को मजबूत कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मुस्लिम डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब खींचने का मामला लगातार गहराता जा रहा है। इस घटना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर के कोठीबाग थाने में नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले रांची और लखनऊ में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इल्तिजा मुफ्ती ने इसे महिलाओं के सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने मुख्यमंत्री से बिना शर्त माफी की मांग की है। मानवाधिकार संगठनों ने भी इस घटना पर चिंता जताई है। वहीं पीड़ित डॉक्टर नुसरत परवीन ने इस घटना से आहत होकर बिहार मेडिकल सर्विस ज्वाइन न करने का फैसला किया है, जिससे विवाद और बढ़ गया है।